हेलो फ्रेंड्स, मैं संदेश अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज के इस अध्याय में हम लोग हमारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट 100 थ्योरीज, कॉन्सेप्ट इत्यादि जो भी हैं फिजिकल जियोग्राफी में उन पे बात करेंगे हमारे यूजीसी के एग्ज़ाम के लिए। और किसी भी एग्ज़ाम के लिए ये जो भी कॉन्सेप्ट्स होते हैं किस विद्वान ने दिए हैं, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। तो आज के इस अध्याय में हम लोग इनकी डिटेलिंग नहीं करेंगे, इनकी व्याख्या नहीं करेंगे, हम सिर्फ ये देखेंगे कि ये सिद्धांत किसने दिया हुआ है। इससे हम लोग कुछ बेसिक बातों को, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उसके बारे में, इसको भी जान लेंगे। अगर जो इम्पोर्टेंट है वो भी मैं आपको बताऊंगा, जो कम इम्पोर्टेंट है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तैयार आपको पूरा करना है, लेकिन ज़्यादा फोकस उस पर करना है जो इम्पोर्टेंट है। और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि ये पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट किस फील्ड से रिलेटेड है, ओशनोग्राफी का है कि क्लाइमेटोलॉजी का है, और उसमें किस चीज़ के बारे में बात की गई है। जैसे अगर डार्विन का अवतरण सिद्धांत है तो वो ओशनोग्राफी का है और वो कोरल रीफ से संबंधित है। तो इतनी बातें मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए, अब हम बिल्कुल भी देर नहीं करते हैं, सीधे अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। मित्रों, मैं संदेश अपने YouTube चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ। आज हम भौतिक भूगोल, फिजिकल जियोग्राफी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट 100 कॉन्सेप्ट्स, थ्योरीज पे बात करेंगे। आपने भी देखा होगा कि एक अध्याय थॉट में, जिसमें मैंने 71 इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स, थ्योरीज पर एक वीडियो बनाया था, जिसमें कि मैंने बताया था कि ये सारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं किन विद्वानों ने दिए हैं। क्योंकि इस तरह के प्रश्न काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं। भले आपको उस सिद्धांत के बारे में बहुत डीपली ना पता हो, सिर्फ आप नॉर्मल उसके बारे में जानते हो, लेकिन ये पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि वो पर्टिकुलर जो कॉन्सेप्ट है, जो थ्योरी है, वो किस विद्वान के द्वारा दी गई है। और इसीलिए कभी कभी बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ने का कोई ज़्यादा मतलब नहीं होता। अगर आप इतना ही जान लेते हैं, बेसिक समझ रहे हैं थ्योरी के बारे में, और सिर्फ इतना समझ रहे हैं कि किसने उस सिद्धांत को दिया, थोड़ा सा हिस्ट्री उसके बारे में समझ रहे हैं, तो भी आपका काफ़ी क्वेश्चन इससे भी सही हो सकता है। क्योंकि ज़्यादातर मैक्सिमम अभी जो देखने में मिल रहा है कि इस तरह के प्रश्न काफ़ी ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। तो थॉट में हम लोगों ने देखा था अलग अलग कॉन्सेप्ट, थ्योरीज किसने दी, अलग अलग विद्वानों के नाम हम लोगों ने वहाँ पे देखे। सेम वही प्रक्रिया हम लोग फिजिकल जियोग्राफी में भी आज करेंगे। वही प्रोसेस, हम लोग जो कॉन्सेप्ट्स है, किस टॉपिक का वो मतलब रिलेटेड सब्जेक्ट है, वो किस टॉपिक से रिलेटेड कॉन्सेप्ट है, और मतलब उसका सब्जेक्ट क्या है, किस विषय में बात की गई है, और किस विद्वान ने दिया है। और अगर उसके बारे में नॉर्मल सा सिद्धांत जो भी अगर मुझे लगेगा कि आपको बताना जरूरी, तो वो भी मैं आपसे शेयर करूंगा। लेकिन मेन हमारा उद्देश्य किसी भी सिद्धांत के बारे में बहुत डिटेलिंग करना नहीं है यहाँ पे। बस हमें ये समझना है कि इस तरीके के प्रश्न अगर आते हैं कि ये सिद्धांत किसने दिया, कब दिया, या कुछ इस तरह की चीज़, तो आपका क्वेश्चन वहाँ पर गलत ना हो। तो चलिए हम लोग अब अपने इस टॉपिक को शुरू करते हैं। पहला जो हम लोगों का कॉन्सेप्ट है वो है डार्विन का अवतरण सिद्धांत। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ और क्लियर कर देना चाहूँगा कि हम लोग इसमें कोई क्रम हमारा नहीं, क्योंकि इसको बनाने में बहुत टाइम लगा है। पहले मैंने पूरे फिजिकल जियोग्राफी की जो भी मेरे पास बुक्स हैं उनकी मैंने स्टडी की, रफली देखा कि किस चैप्टर में कौन से इम्पोर्टेंट विद्वान का नाम है। उसके बाद रफली उसको नोट करना पड़ा, फिर उसके बाद उसको फेयर किया गया। तो इसमें कोई ये निश्चित नहीं है कि एक निश्चित क्रम है कि पहले क्लाइमेटोलॉजी के टॉपिक्स हैं, फिर ओशनोग्राफी के, क्योंकि ये सभी के सभी फिजिकल जियोग्राफी में आते हैं। तो ये सब रैंडमली रखा गया है। हो सकता है कि आपको बीच में कहीं क्लाइमेटोलॉजी का टॉपिक मिल जाए, हो सकता है आपको बीच में कहीं ओशनोग्राफी का कोई टॉपिक मिल जाए। मेन फोकस बस आपको इस बात पे करना है कि वो टॉपिक किस से रिलेटेड है, वो मैं आपको बताऊंगा और वो किसने दिया है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। पहला जो आप डार्विन का अवतरण सिद्धांत देख रहे हैं, 1837 में आया, फिर 42 में भी आया। मतलब सबसे पहले 1837 में आया, फिर 42 में आया। डार्विन ने संशोधन करके 1842 में भी उसको वो लेके आए। तो ये बेसिकली मैं आपको बता दूं कि ओशनोग्राफी का बहुत ही इंपॉर्टेंट सिद्धांत है। इसको जो भी मैं बता रहा हूँ उसको नोट भी करते रहिए। डार्विन का अवतरण सिद्धांत समुद्र विज्ञान से रिलेटेड है, और ये किस टॉपिक पे है ये इसका टॉपिक है कोरल रीफ, प्रवाल भित्तियों के निर्माण से संबंधित प्रवाल भित्तियों के बारे में है।
कोरल रीफ्स के बारे में है और किससे रिलेटेड है, ओशनोग्राफी से रिलेटेड। बस इतना हमारे लिए जानना सफिशिएंट है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। मरे स्थिर स्थल सिद्धांत। मरे मरे महोदय ने इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया 1880 में, और ये भी किससे रिलेटेड है, ओशनोग्राफी से ही रिलेटेड है और कोरल रीफ टॉपिक पे ये सिद्धांत आधारित है। मतलब कोरल रीफ के बारे में इसमें बातें की गई हैं, उसका निर्माण कैसे होता है, किस प्रकार से फॉर्मेशन होता है प्रवाल भित्तियों का। तो ये हमारे दोनों सिद्धांत ओशनोग्राफी के हैं और कोरल रीफ के संबंध में है। तीसरा जो हम लोग का सिद्धांत है, डेली का हिमानी नियंत्रण सिद्धांत 1915 का। ये भी कोरल रीफ से ही रिलेटेड है और ओशनोग्राफी का सिद्धांत है, समुद्र विज्ञान का। और चौथा, डेविस का प्रवाल भित्ति संबंधी सिद्धांत। डेविस महोदय का जो सिद्धांत था, बेसिकली जो सिद्धांत डार्विन ने प्रतिपादित किया था उसी में आगे कुछ संशोधन किया और फिर डेविस ने अपना एक सिद्धांत दिया 1914 से 18 के बीच में। तो ये जब आप कोरल रीफ पढ़ेंगे, हम लोग भी जब ओशनोग्राफी पढ़ेंगे तो वहाँ पे हम लोग इनके बारे में डिटेल में अध्ययन करेंगे कि इन लोगों ने क्या बातें बताई हैं। लेकिन यहाँ पर सिर्फ आपको इतना समझना है कि ये जो डार्विन, मरे, डेली और डेविस, ये चार लोग जो हैं इनके सिद्धांत हैं किस टॉपिक पे, कोरल रीफ पे, प्रवाल भित्ति पे। और ये टॉपिक आता है किसके अंतर्गत, ये टॉपिक आता है हम लोग का समुद्र विज्ञान या ओशनोग्राफी के अंतर्गत। और ये अक्सर पूछा जा चुका है कि डार्विन वाला तो बहुत इम्पोर्टेंट है। मैंने खुद जब कई बार क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते समय इसको देखा है कि प्रवाल भित्ति के अवतलन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, तो वो डार्विन ने किया था। तो इन चारों को आप ध्यान से देख लीजिएगा एक बार अच्छे से। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। पांचवा टॉपिक भी कोरल रीफ से ही रिलेटेड है, प्रवाल विरंजन के चार स्तर। प्रवाल विरंजन के बारे में मैं आपको शॉर्ट में बता दूं, क्योंकि जहां भी मुझे लगेगा कि बताना जरूरी है तो वहां पे मैं आपको थोड़ा सा उसके बारे में जरूर बताऊंगा। प्रवाल विरंजन बेसिकली वह स्थिति होती है, आप जानते हैं कि जो हमारे प्रवाल होते हैं, छोटे छोटे जीव, ये शैवाल इनका भोजन होता है। और प्रवाल विरंजन वह स्थिति होती है, ऐसा माना जाता है वर्तमान समय में जो स्टडीज हो रही हैं कि जब ग्लोबल वार्मिंग होगा तो ग्लोबल वार्मिंग की स्थिति होने से शैवाल जो हरे रंग के होते हैं वो वाइट होने लगते हैं। और इससे क्या होगा, शैवाल धीरे धीरे नष्ट होने लगते हैं। मतलब कि वो जो उनकी खासियत है, जो वो उनका कलर है, वो भी वाइट होने लगता है। और इससे क्या होगा कि जो प्रवाल है जिसका भोजन ही शैवाल है, जब उसको वही चीज सही से नहीं मिल पाएगी, क्योंकि शैवाल नष्ट होने लगते हैं, उनका कलर चेंज होने लगता है। तो इससे क्या होगा कि शैवाल के अभाव में जो हमारे कोरल्स हैं उनकी डेथ होने लगेगी, उनकी मृत्यु होने लगेगी। यही कहलाता है प्रवाल विरंजन। और हो सकता है इंग्लिश में आपने सुना होगा कोरल ब्लीचिंग। और इसका जो जिम्मेदार जिस घटना को माना जाता है वो है हमारी ग्लोबल वार्मिंग। तो ये है कोरल ब्लीचिंग। और क्लाइव विल्किंसन का नाम आपको याद रखना होगा। क्लाइव विल्किंसन महोदय ने प्रवाल विरंजन के चार स्तर बताए हैं। उन्होंने कैटास्ट्रोफिक विरंजन, प्रचंड विरंजन, सामान्य विरंजन, नगण्य विरंजन। मतलब जब प्रवाल ऐसी स्थिति में होते हैं कि उनका बहुत कम विनाश होता है, वो कम उनकी मृत्यु होती है, वो सह लेते हैं उस स्थिति को, तो वो नगण्य होता है। और जब सबसे ज्यादा उनका विनाश होता है, जो सबसे खराब वाली स्थिति होती है, उसको इन्होंने पहली वाली में रखा, कैटास्ट्रोफिक विरंजन में। तो ये छोटी सी चीज थी, इसको देख लीजिएगा। तो ये हमारी जो पांच चीजें थी, पांच, एक से लेके पांच तक, डार्विन का अवतरण सिद्धांत, मरे का, डेली का, डेविस का और क्लाइव विल्किंसन का कोरल ब्लीचिंग की चार स्तर, ये चीजें थी ओशनोग्राफी से रिलेटेड। और टॉपिक कौन सा है, ये कोरल रीफ्स। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग का जो छठा टॉपिक है स्टेशनरी वेव थ्योरी। कई बार पूछा जा चुका है। हैरिस महोदय ने ज्वार भाटा की उत्पत्ति का स्थैतिक तरंग सिद्धांत दिया था। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने इंग्लिश में लिख दिया, बट मैं उसको हिंदी में भी बता दूंगा। लेकिन मैं आपसे ये कहूँगा कि आप हिंदी के नाम को तो याद रखिए, जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स होते हैं वो हिंदी में ही उनको सहूलियत होती है। लेकिन जो इसका इंग्लिश टर्म्स है उसको भी याद रखे रहिए, क्योंकि इससे
आपका कम से कम आप इंग्लिश में भले उस टॉपिक को बहुत अच्छे से ना जानते हो, बट अगर आपको टर्म याद रहेगा कि इसको इंग्लिश में ये बोलते हैं, तो भी आपका बहुत जगह वो यूज में आ सकता है। तो स्टेशनरी वेव थ्योरी टॉपिक क्या है इसका, ये है ज्वार-भाटा से रिलेटेड, ज्वार-भाटा की उत्पत्ति से रिलेटेड, और ज्वार-भाटा आप सभी जानते ही होंगे, और ओशनोग्राफी के अंतर्गत ये आता है। इसके बाद इसी चैप्टर का अगला जो सिद्धांत है प्रोग्रेसिव वेव थ्योरी, प्रगामी तरंग सिद्धांत, विलियम वेवेल महोदय का 1833 में। ये भी ज्वार-भाटा की उत्पत्ति का एक सिद्धांत है और ओशनोग्राफी के अंतर्गत ये आता है। आठवां बहुत इंपॉर्टेंट, और ये पूछा जा चुका है कि ज्वार-भाटा की उत्पत्ति का नहर सिद्धांत, कैनाल थ्योरी किसने प्रतिपादित किया। एरी महोदय ने 1842 में। वही चीज ज्वार-भाटा टॉपिक है और किसके अंतर्गत आता है, ये समुद्र विज्ञान ओशनोग्राफी के अंतर्गत आता है। इक्विलिब्रियम थ्योरी, इक्विलिब्रियम थ्योरी आपको याद होगा पहला सिद्धांत है संतुलन सिद्धांत ज्वार-भाटा की उत्पत्ति का, और ये न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियम पर आधारित है। तो ये हमारे बाद के स्टार्टिंग में जो हम लोगों ने टॉपिक्स देखे वो थे कहाँ से, वो थे कोरल रीफ से, और इधर के जो हमारे टॉपिक्स हैं ये हैं ज्वार-भाटा से रिलेटेड। अब आगे हम लोग बढ़ रहे हैं, जो हम लोग का 10वां वाला कॉन्सेप्ट है भूपृष्ठीय अपरदन सिद्धांत, डाना का 1863। ये हो सकता है बहुत सारे लोग इसके बारे में ना जानते हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा ये सारे सिद्धांत फेमस नहीं है, लेकिन इम्पॉर्टेंट है। भूपृष्ठीय अपरदन सिद्धांत जो एक चैप्टर है हम लोगों का ओशनोग्राफी में, महासागरीय नितल के उच्चावच। इसमें हम लोग जो भी हमारे महासागर के अंदर रीजेस होते हैं, जो अंतरसागरीय कंदराएं होती हैं, सबमरीन्स कैनियंस, मतलब सागर के अंदर की जो कैनियंस हैं उनके फॉर्मेशन की बात बताई गई है, और वो सिद्धांत इसी टॉपिक से रिलेटेड है। भूपृष्ठीय अपरदन सिद्धांत डाना का 1863 का। महासागर के अंदर के जो उच्चावच है, रिलीफ है, उसमें अंतरसागरीय कंदराएं जो हैं, सागर के अंदर की जो कंदराएं हैं, कैनियंस हैं, उनके निर्माण से रिलेटेड है भूपृष्ठीय अपरदन सिद्धांत डाना का 1863 में। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और 11 पे अंतःसागरीय घनत्व तरंग सिद्धांत, सैलिस और फ्लोरेल का। ये भी जो हमारी अंतःसागरीय कंदराएं हैं, सबमरीन कैनियंस हैं, उन्हीं के फॉर्मेशन से रिलेटेड है। पंख तरंग सिद्धांत, पंख मतलब बेसिकली मड, कीचड़ जो होता है उसको पंख हम बोलते हैं, ओशनोग्राफी में ज़्यादातर आपने सुना होगा। और ये बेस्ड है, टॉपिक वही है हमारा, अंतरसागरीय कंदराएं, सबमरीन कैनियंस, डेविस, रीदर एंड डेली। डेविस, रीदर और डेली महोदय इसके प्रमुख समर्थक माने जाते हैं। तो ये 12 तक, 1 से लेके 12 तक के जितने भी हम लोगों के अभी तक सिद्धांत हम लोगों ने देखे, कोरल रीफ के सिद्धांत कुछ मिले हम लोग को, ज्वार-भाटा से रिलेटेड मिले, और लास्ट के अभी हम लोगों को डाना का, सैलिस फ्लोरेल का और डेविस, रीदर, डेली महोदय के हमको सिद्धांत मिले। ये बेसिकली रिलेटेड थे ओशनोग्राफी, समुद्र विज्ञान से। और बेसिकली समुद्र विज्ञान में जब आप जितना हम लोगों का यूजीसी का सिलेबस है, इससे ज़्यादा कोई भी थ्योरी उसमें नहीं मिलेगी। बेसिकली मेन थ्योरी इन्हीं सारे चैप्टर्स से रिलेटेड है। और अब 13वें से जो 13 नंबर वाला हमारा सिद्धांत है, जो पॉइंट है, वहाँ से अब हम प्रवेश करने जा रहे हैं अपने जियोमॉर्फोलॉजी वाले सेक्शन में। तो यहाँ तक पहले आप इसको नोट कर लीजिए 13 तक, और उसको अच्छे से समझ लीजिएगा। 13 से हम लोग देखते हैं फर्स्ट यूज पेरी ग्लेशियर, परिहिमानी शब्द का सबसे पहले यूज करने वाला विद्वान डब्ल्यू लुजेंस्की, 1909 में। परिहिमानी बेसिकली हम समझ सकते हैं हिमानी, परी मतलब चारों, हिमानी के आसपास वाला जो एरिया है उसके लिए हम लोग पेरी ग्लेशियर या परिहिमानी टर्म का यूज करते हैं। और बेसिकली इस टर्म का यूज सबसे पहले अगर किसी विद्वान ने किया तो वो थे लुजेंस्की महोदय। परमाफ्रॉस्ट, परमाफ्रॉस्ट भी पेरी ग्लेशियर वाले टॉपिक में ही एक टॉपिक भी शामिल है। परमाफ्रॉस्ट नाम से ही स्पष्ट है, परमा मतलब परमानेंट और फ्रॉस्ट मतलब जमा हुआ। ऐसा इलाका या कुछ ऐसा क्षेत्र ऐसा माना जाता है, परमाफ्रॉस्ट वाला जो इलाका होता है, जो हमेशा जमा हुआ रहता है
इसीलिए इसका नाम है परमाफ्रॉस्ट। परमानेंट ये जमी हुई अवस्था में रहता है। और ये टर्म सबसे पहले मूलर ने 1947 में यूज किया। इसके पश्चात 15वां वाला जो हम लोग का पॉइंट है, ये भी ग्लेशियर से ही रिलेटेड है। पहले वाले दोनों 13 और 14 पेरी ग्लेशियर परी हिमानी से रिलेटेड थे, लेकिन ये 15वां वाला ग्लेशियर या हिमानी से रिलेटेड है। इसमें पिंक और ब्रुकनर ने यूरोप में हिमचादर का 4 क्रमिक प्रसार बताया है। गुंज, मिंडल, रिस, वुर्म। मतलब यूरोप में अलग अलग समय में जो हिमचादरों का प्रसार हुआ, कह सकते हैं हिमयुग आया। गुंज है, मिंडल है, रिस है, वुर्म है। आपको याद होगा, आपने हो सकता है नॉर्थ अमेरिका वाला पढ़ा हो, जिसमें आपको पढ़ाया गया होगा नेब्रास्कन, कंसान, इलिनोइन, विस्कॉन्सिन। और इन चारों के बीच में आफ्टोनियन यारमाउथ संगमन जैसे इंटरग्लेशियल पीरियड भी आते हैं। और मतलब पहले एक ग्लेशियल पीरियड आएगा, फिर इंटरग्लेशियल पीरियड आएगा। ये सब तो हम लोग जब इस टॉपिक पे बात करेंगे तो वहां पर देखेंगे, लेकिन यहाँ पर आपको सिर्फ इतना समझना है कि पेंक और ब्रुकनर ये दो विद्वान है जिन्होंने यूरोप में हिमचादर के 4 क्रमिक प्रसार पे बात की है। गुंज मतलब एक गुंज वाला पीरियड था जब हिमचादर का प्रसार हुआ, मतलब हिमयुग आया। फिर मिंडल, दूसरे का नाम मिंडल है, तीसरे का नाम रिस है, और चौथे का नाम, जो चौथा जो वर्ड है वो है वुर्म। तो नाम तो आप लोगों ने जरूर कुंज, मिंडल, रिस, वुर्म का सुना होगा, काफी फेमस है, ये कई बार आ भी चुका है। लेकिन हो सकता है ये आप नहीं जानते हो कि पेंक और ब्रुकनर, ब्रुकनर के नाम से हो सकता है आप ना परिचित हो, बट पेंक के नाम से तो आप जरूर परिचित होंगे, क्योंकि पेंक ने अपना मॉर्फोलॉजिकल साइकिल दिया था डेविस के विरोध में। तो वही ये पिंक महोदय हैं जिन्होंने यूरोप में हिमचादर के 4 क्रमिक प्रसार के बारे में बताया है, गुंज, मिंडल, रिस और वुर्म। इसके पश्चात नंबर 16, सौर विकिरण में चक्रीय परिवर्तन। जो हमारा सोलर रेडिएशन है उसमें चक्रीय रूप में परिवर्तन होता है, मतलब एक साइकिल के रूप में चेंज होता है। ऐसे रैंडमली चेंज नहीं होता, एक साइकिल निश्चित पाया जाता है, उस साइकिल के आधार पर उसमें चेंज होता है। इसके बारे में बताया जॉर्ज सिम्पसन महोदय ने। ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा नहीं पूछी जाती हैं, जो इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको बता दूंगा कि ये वाला इम्पोर्टेंट है, लेकिन जानते रहिए, कभी हो सकता है काम दे सकता है। 17वां वाला इम्पोर्टेंट है, लोयस का सर्वप्रथम अध्ययन। आपको याद होगा कि अगर आपने हिस्ट्री ऑफ जियोग्राफिकल थॉट का हम लोगों का जर्मन स्कूल ऑफ थॉट वाला चैप्टर पढ़ा होगा, तो वहाँ पर मैंने आपको बताया कि फर्डिनेंड वॉन रिस्टोफेन, जो कि बहुत बड़े जर्मन जियोग्राफर हैं, इन्होंने कैलिफोर्निया में सोने की खदानों की खोज की, चाइना में कोयले की खदानों की खोज की, और जो लोयस मिट्टी है उसके बारे में काफ़ी स्टडी की है। तो लोयस का सर्वप्रथम अध्ययन करने वाला विद्वान फर्डिनेंड वॉन रिस्टोफेन। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, थॉट के लिए भी इम्पोर्टेंट है और फिजिकल जियोग्राफी के लिए भी इम्पोर्टेंट है। देन इसके पश्चात नंबर 18, इंसेलबर्ग। इंसेलबर्ग आपको याद होगा कि एक प्रकार के टीले होते हैं, और अगर आप पढ़े हैं अच्छे से एयर से बनने वाले लैंडफॉर्म्स तो पता होगा आपको, हम लोगों ने भी अच्छे से उसकी स्टडी की है। बोर्नहार्ट, इंसेलबर्ग को बोर्नहार्ट भी कहा जाता है, क्योंकि बोर्नहार्ट महोदय ने सबसे पहले इसके निर्माण की प्रक्रिया के बारे में बताया था। बोर्नहार्ट, इंसेलबर्ग, ये भी उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि इतना डीपली क्वेश्चन नहीं आता है जल्दी। लेकिन अगर इंसेलबर्ग पे तो क्वेश्चन नॉर्मल आता है लॉन्ग आंसर्स लिखने के लिए, कि वायु से बनने वाली स्लकृतियों के बारे में बताइए, वहाँ अगर आप इसको ऐड कर देते हैं तो काफ़ी बेनिफिट आपका होगा। तो ध्यान में रखे रहिए कि बोर्नहार्ट महोदय ने सबसे पहले इंसेलबर्ग की स्टडी करी, उसके निर्माण की प्रक्रिया के बारे में बताया, और इसीलिए इंसेलबर्ग को बोर्नहार्ट भी कहा जाता है। कास्ट इरोजन साइकिल, जो हमारे कास्ट क्षेत्र होते हैं, कास्ट मतलब जो भूमिगत जल, ग्राउंड वाटर से बनने वाले लैंडफॉर्म्स होते हैं, उनको हम लोग कास्ट बोलते हैं, कास्ट टोपोग्राफी। और हमारे चैनल पर उसके वीडियोस अपलोड हैं, अगर आपने नहीं देखे तो देख लीजिए जाके, वहाँ बहुत अच्छे से हम लोगों ने बहुत ज़्यादा डिटेल में अलग अलग लैंडफॉर्म्स की स्टडी की है। इसमें बीदी और स्वीजिक, सबसे पहले 1911 में बीदी महोदय ने, फिर इसके बाद 1918 में स्वीजिक महोदय ने, इन दोनों लोगों ने कास्ट इरोजन साइकिल पर सबसे पहले बात की। तो इसको भी देख लीजिएगा। 20वां, ये इम्पोर्टेंट है, डेल्टा। डेल्टा के बारे में सबसे पहले बताने वाला विद्वान हेरोडोटस। थॉट में भी आपने पढ़ा होगा, मैंने कई बार बताया भी है कि इन्होंने नील नदी के डेल्टा के बारे में काफ़ी बातें की हैं, काफ़ी चीज़ें लिखी हुई हैं।
काफ़ी फेमस है इनका जो कॉन्सेप्ट है, थॉट में हम लोग पढ़ते हैं कि इन्होंने नील नदी के डेल्टा के बारे में बताया। तो बेसिकली ये एक ग्रीक वर्ड है डेल्टा, उसी से इनको लगा कि उसकी आकृति इनको उससे मिलती जुलती लगी, तो इसलिए इन्होंने इसका नामकरण डेल्टा कर दिया। तो डेल्टा बेसिकली हेरोडोटस का दिया हुआ नाम है। और डेल्टा फॉर्मेशन आप जानते हैं कि सिंपली अगर हम देखें तो नदी धीरे धीरे जब उसकी स्पीड कम हो जाती है तो धीरे धीरे अपने मार्ग में वो डिपोजिशन करने लगती है। इससे क्या होता है कि नदी की जो एक धारा है वो बहुत सारी धाराओं में बंट जाती है, और जब बहुत सारी उसकी धाराएं बन जाएंगी तो उसको हम लोग बोलते हैं गुम्फित नदी, ब्रेडेड रिवर। और इसकी जो आकृति हमें कुछ देखने को मिलती है ये डेल्टा के शेप की मिलती है, तो बेसिकली इसे ही हम डेल्टा बोलते हैं। तो ये हेरोडोटस को आप इसके लिए याद रखिएगा, कभी भी इसके बारे में पूछा जा सकता है। इसके पश्चात जो हमारा 21 है ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। 21वां हम लोगों का है गिलबर्ट का छठी शक्ति का सिद्धांत, गिलबर्ट सिक्स्थ पावर लॉ। इसमें गिलबर्ट ने ये बताया है, ये बेसिकली किससे रिलेटेड है, ये रिलेटेड है हमारे नदी से बनने वाले लैंडफॉर्म्स, जो हम लोग का टॉपिक है उससे रिलेटेड है गिलबर्ट का। और इन्होंने बताया कि गिलबर्ट का जो सिक्स्थ पावर लॉ है, नदी का जो ट्रांसपोर्टेशन है, जो उसका परिवहन शक्ति है, वो नदी के वेग की छठी शक्ति के अनुपात में होती है। नदी के वेग की छठी शक्ति के अनुपात में उसकी जो परिवहन शक्ति है वो होती है। तो ये गिलबर्ट का छठी शक्ति का सिद्धांत है, जो कि किस टॉपिक से रिलेटेड है, नदी के ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड है, नदी के परिवहन से संबंधित है। नदी जो भी अवसाद का परिवहन करती है, तो ये कभी पूछा जा सकता है कि गिलबर्ट का छठी शक्ति का सिद्धांत किस चीज पर बेस्ड है, क्या ओशनोग्राफी का है, या क्लाइमेटोलॉजी का है, या फिजिकल जियोग्राफी या जियोमॉर्फोलॉजी में महासागरीय धाराओं से रिलेटेड है कि नदी से रिलेटेड है, और नदी में भी किस चीज से रिलेटेड है। तो आपको बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि ये नदी जो परिवहन करती है उससे रिलेटेड ये कॉन्सेप्ट है। 22 भौगोलिक चक्र मोस्ट फेमस विलियम मॉरिस डेविस का। इसमें इन्होंने सिंपली हम जानते हैं कि 3 स्टेजेस बताई हैं, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था, 3 स्टेजेस बताई हैं। और जब हम लोग डेविस के चक्र पे बात करेंगे तो वहाँ डिटेल में बात करेंगे। इसमें आप सिर्फ इतना दिमाग में रखिए, डेविस को अगर आपको शॉर्ट में समझना है कि डेविस महोदय ने सिर्फ ये बताया था कि भौगोलिक चक्र समय की वह अवधि है जिसमें कोई उत्थित भूखंड अपर्दन के प्रक्रमों द्वारा प्रभावित होकर एक समतल मैदान के रूप में बदल जाता है, जिसे उन्होंने पेनिप्लेन कहा। और अगर कुछ पहाड़ियां बच जाती तो उन्होंने मोनाडोनाक की संज्ञा दी थी। तो ये एक छोटी सी बात हो गई इस पे, कभी हम लोग आगे जब डेविस पे डिटेल में बात करेंगे तो वहाँ देखेंगे। यहाँ सिर्फ आपको इतना समझना है कि जो इस प्रकार के जियोमॉर्फोलॉजिकल साइकिल, जो भौगोलिक चक्र का प्रतिपादन किया विलियम मॉरिस डेविस, एक लेजेंडरी अमेरिकन जियोग्राफर, और मुझे उम्मीद है कि सभी लोग इसको जानते होंगे। इन्हीं के विरोध में फिर आता है पेंक का अपवर्तन चक्र, मॉर्फोलॉजिकल साइकिल या मॉर्फोलॉजिकल एनालिसिस। बेसिकली डिफरेंस क्या है थोड़ा सा अगर मैं बता दूं कि डेविस ने 3 स्टेजेस बताई हैं। पिंक का जो है वो जर्मन लैंग्वेज में है, डेविस वाला इंग्लिश में था, और पिंक का काफ़ी टफ है। इन्होंने, मैं छोटा सा शॉर्ट में अगर बताऊं तो Apfelsinde Entwicklung, क्लिक फॉर्मिंग Entwicklung, Apfelsinde Entwicklung, इस प्रकार के टर्म्स का यूज़ किया है। और इन्होंने दूसरी वाली अवस्था में जो ग्लीक फॉर्मिंग Entwicklung का सेकेंड स्टेज, उसके अंदर 3 सब स्टेजेस की भी बात की है। तो इसीलिए अगर हम देखें तो इनके सिद्धांत में टोटल 6 स्टेजेस हैं, पहली, दूसरी, तीसरी, और दूसरे वाले में इन्होंने 3 स्टेजेस, दूसरे वाले अवस्था को इन्होंने 3 उप अवस्थाओं में विभाजित कर दिया है। तो स्टेजेस के आधार पर ही पिंक वाले में 6 अवस्थाएं हैं, डेविस में सीधे सीधे 3 अवस्थाएं हैं। डेविस का इंग्लिश लैंग्वेज में और पिंक का जर्मन लैंग्वेज में है। तो ये कुछ डिफरेंसेस दोनों लोगों में है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं एकरूपतावाद पे, नंबर 24। और बेसिकली एकरूपतावाद ही आधार बनता है आगे चल के डेविस का जो सिद्धांत है, जो चक्र की संकल्पना है भौगोलिक चक्र की, उसका आधार कहीं ना कहीं जेम्स हटन का एकरूपतावाद है। एकरूपतावाद के बारे में अगर मैं आपको शॉर्ट में बताऊं
तो एकरूपतावाद में हटन महोदय ने सबसे पहले तो जो प्राचीन विध्वंसवाद की विचारधारा चली आ रही थी उसका खंडन किया और यह बताया कि जो भी लैंडफॉर्म्स में देखने को मिलते हैं वो किसी न किसी प्रक्रिया से बने हैं, उसके पीछे एक निश्चित प्रक्रम काम करता है। और हालांकि इन्होंने स्टार्टिंग में थोड़ी मिस्टेक कर दी थी। इन्होंने यह बताया था कि जो प्रक्रम उस समय क्रियाशील था वही स्थिति आज भी है, लेकिन बाद में इसमें सुधार किया गया और यह बताया गया कि हाँ, यद्यपि बात तो सही है हटन महोदय की, लेकिन ऐसा नहीं है। पहले जो प्रक्रम क्रियाशील था अभी भी क्रियाशील है, लेकिन उसकी इंटेंसिटी में अंतर है, उसकी तीव्रता में फर्क आया है। तो ये बात हो गई एकरूपतावाद की। इंपॉर्टेंट है, कभी भी आ सकता है कि एकरूपतावाद का कॉन्सेप्ट किसने दिया था, तो आपको ये याद होना जरूरी है। इसके बाद प्लेन फॉर्मेशन की थ्योरी एडवर्ड स्वेज की। ये बेसिकली इंडियन जियोग्राफी के लिए भी इम्पोर्टेंट है और ऐसे भी इम्पोर्टेंट है। एडवर्ड स्वेज महोदय ने बताया था कि एक और पर्वत है, एक और आपका प्लेटो रीजन है, बीच में एक गर्त का निर्माण हो गया, उसमें जब मलबा भर गया तो उससे उत्तर के विशाल मैदान का फॉर्मेशन हुआ। कर्नल सर सिडनी बुरार्ड ने बताया कि एक और माउंटेन है, एक और प्लेटो है, बीच में एक रिफ्ट वैली बन गई और उस रिफ्ट वैली में जब मलबा भर गया तो उससे एक उत्तर के विशाल मैदान का फॉर्मेशन हुआ। तो बेसिकली कॉन्सेप्ट दोनों का सेम है। दोनों लोग अवसाद के भरने की बात करते हैं, उससे उत्तर के विशाल मैदान को समझाते हैं, लेकिन स्वेज महोदय ने जहां गर्त के माध्यम से समझाने का प्रयास किया है, वहीं कर्नल सर सिडनी ब्रॉड ने रिफ्ट वैली की बात की है। तो ये बहुत ही बेसिक चीज है, इसको समझ लीजिएगा। कॉन्सेप्ट सेम है, बस टर्म अलग अलग है। सिडनी बुराड ने रिफ्ट वैली को आधार माना है और जो हमारे स्वेज महोदय इन्होंने गर्त को आधार बनाया है। इसके पश्चात होम्स की कन्वेक्शनल करंट थ्योरी आती है, पर्वत के निर्माण से संबंधित। इन्होंने जो पृथ्वी के अंदर संवहन तरंगे होती हैं उसके आधार पे 1928-29 में अपना संवहन तरंग सिद्धांत दिया, जो कि पर्वत निर्माण का काफी एक इम्पोर्टेंट थ्योरी है। इसके पश्चात ये हम लोग की जो अगले कुछ सिद्धांत है उनमें स्लाइडिंग कॉन्टिनेंट थ्योरी बाय डेली, महाद्वीपों के फिसलने से पर्वतों के निर्माण को समझाया। बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है ये। 29 नंबर पे जेफ्रीज का थर्मल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी, जेफ्रीज का तापीय संकुचन सिद्धांत। ये बहुत ईजी है, इसमें बस इतना आपको समझना है कि जब पृथ्वी ठंडी हुई तो उसमें सिकुड़न आई, कुछ भाग ऊपर उठ गया और इस प्रकार से इन्होंने पर्वतों के निर्माण को समझाया है। ये सारी थ्योरी बहुत डिटेल में आपको नहीं पढ़नी क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरीज नहीं है। ये बेसिकली सिर्फ आपको इसमें इतना समझना है कि ये पर्वत के निर्माण से संबंधित थ्योरीज हैं। जेफ्रीज की, डेली की, होम्स की, कोबर वाली थ्योरी इंपॉर्टेंट है नंबर 30 पे। इन्होंने भूसन्नति के आधार पे इसको समझाने का प्रयास किया है। इन्होंने बताया, जैसे मैं सिंपल सा एक मॉडल यहाँ बनाया है कि मान लीजिए ये कोई भूसन्नति है, इधर से कोई लैंड मास आया, इधर से लैंड मास आया, तो ये इसका जो मलबा होगा यहाँ पे एक माउंटेन रेंज बन जाएगी इसके मलबे से, और एक माउंटेन रेंज यहाँ बन जाएगी और बीच वाला पार्ट सपाट रूप में ऊपर उठ जाएगा, जिसको इन्होंने प्लेटो कहा, और इधर इधर दो रेंजेस बन जाएंगी। और इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल हमें देखने को मिलता है तिब्बत का प्लेटो, जिसकी एक और कुनलुन है, एक और हिमालय है। हमें ईरान के पठार में भी इसका एग्जाम्पल मिलता है, एक और आपका एलबुर्ज है, एक और जागरोस है, बीच में ईरान का पठार है। हम लोग को अनातोलिया के पठार में इसका एग्जाम्पल मिलता है, एक और पॉन्टिक है, एक और टॉरस है। तो इस प्रकार जो कोपर की जियोसिंक्लाइन थ्योरी के ये पर्वतों के निर्माण की बहुत ही सटीक व्याख्या करती है। यद्यपि जो उत्तर से दक्षिण जिन पर्वतों का विस्तार है, जैसे हमारा रॉकी, एंडीज, इनके निर्माण की व्याख्या तो ये नहीं कर पाती सही से, लेकिन जो इस प्रकार के पूर्व से पश्चिम विस्तार वाले पर्वत हैं, इनके निर्माण की व्याख्या बहुत अच्छे तरीके से ये थ्योरी करती है। और बेसिकली जिनके बीच में प्लेटो की स्थिति है उनकी तो बिल्कुल सटीक व्याख्या इस सिद्धांत के माध्यम से होती है। इसके पश्चात 31 नंबर पे इलास्टिक रिबाउंड थ्योरी, एच.एफ. रीड की। इन्होंने चट्टान को रबर की भांति बताया कि उसमें इलास्टिसिटी होती है चट्टान में, और चट्टान में खिंचाव होता है और फिर उसमें कह सकते हैं टूटती है चट्टान, और इस प्रकार से इन्होंने भूकंप को समझाने का प्रयास किया है। तो एच.एफ. रीड का जो इलास्टिक रिबाउंड थ्योरी है, प्रत्यास्थ पुनश्चलन सिद्धांत, ये भूकंप से संबंधित एक थ्योरी है। यद्यपि वर्तमान समय में तो भूकंप से संबंधित सिद्धांत जो सबसे मान्य है वो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी है, क्योंकि प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के आधार पर हम भूकंप की व्याख्या करते हैं। लेकिन ये पुरानी थ्योरी है, काफ़ी अपने समय में काफ़ी इंपॉर्टेंट थ्योरी रही। उसके बाद तो खैर प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी ने
अच्छे से व्याख्या की ज्वालामुखी की और भूकंप इत्यादि की। तो इसको भी आप देख लीजिएगा एक बार। कॉन्सेप्ट ऑफ हॉटस्पॉट, जे मॉर्गन और टूजो विल्सन 32। जो हमारा 32वां कॉन्सेप्ट है वो हॉटस्पॉट का है, जो कि किसने दिया, मॉर्गन और टूजो विल्सन ने। बेसिकली जो हमारे अंतरा प्लेट ज्वालामुखी हैं, जो ना ही किसी प्लेट के किनारे पर बन रहे हैं, बल्कि प्लेटों के बीच में उनकी स्थिति में देखने को मिलती है। ना वहाँ रचनात्मक किनारा है, ना वहाँ विनाशी किनारा है, वो प्लेटों के बीच में है। इनको समझाने के लिए हॉटस्पॉट का कॉन्सेप्ट आया, और ये किसने दिया, मॉर्गन ने और टूजो विल्सन ने। ठीक है। 33, विसुवियस आल्सो नोन एज प्लेनियन। विसुवियस जो हमारा ज्वालामुखी है उसको हम प्लेनियन भी बोलते हैं, और ये किसके नाम पे बोलते हैं, ग्रेट रोमन जियोग्राफर प्लिनी महोदय के नाम पर, क्योंकि उन्होंने इसकी स्टडी की थी, इसलिए इसको प्लेनियन कहा जाता है। ये एक सिंपल सा फैक्ट था, तो मुझे लगा कि इसको भी आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट पीलियन और प्लेनियन में कंफ्यूज रहते हैं। पीलियन सबसे विनाशकारी होता है, सबसे आखिरी वाला क्रम होता है हमारा, हवाईन, स्ट्रोम्बोलियन, वल्केनियन, विसुवियन और पीलियन। विसुवियस वाले को प्लीनियन बोलते हैं, ये प्लिनी महोदय के नाम पे है, और जो पीलियन है वो पीली ज्वालामुखी के नाम पे है, वो सबसे विनाशकारी होता है। तो ये डिफरेंस है पीलियन में और प्लेनियन में। ज्वालामुखी वाले अध्याय में हम लोगों ने इस पर बात की थी। इसके बाद आता है वोल्केनिज्म, बगल में लिखा है वॉर्सेस्टर। आपको पता होगा कि ज्वालामुखी वाले अध्याय में मैंने आपको बताया कि ज्वालामुखी तो सिर्फ वह मुख होता है जहाँ से मैग्मा इत्यादि बाहर आता है, लेकिन जब हम ज्वालामुखी क्रिया की बात करते हैं तो उसके अंतर्गत हम पूरी प्रक्रिया को शामिल करते हैं। पदार्थों का निर्माण, मैग्मा इत्यादि का उनका बाहर आना, प्रकट होना, ये पूरी की पूरी प्रक्रिया कहलाती है ज्वालामुखी क्रिया, वोल्केनिसिटी। और वोल्केनिसिटी के लिए ही वॉर्सेस्टर महोदय ने वोल्केनिज्म टर्म का यूज किया है। ये हालांकि बहुत इजी चीज़ है, लेकिन मुझे लगा कि इसको इसलिए आपसे बता देना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग हो सकता है कभी वोल्केनिज्म किसी बुक में पढ़ लें, कि कहीं पर वो वोल्केनिसिटी पढ़ ले तो वो कंफ्यूज हो जाएंगे। इसलिए वोल्केनिज्म और वोल्केनिसिटी सेम चीज़ है, बस डिफरेंस ये है कि वॉर्सेस्टर महोदय ने ज्वालामुखी क्रिया के लिए एक नए टर्म का यूज किया, जो कि है वोल्केनिज्म। 35, सॉइल साइंस। सॉइल का रिलेशन होता है वेजिटेशन और क्लाइमेट से। इस बारे में इम्पोर्टेंट काम किया डोकुचाइव। डोकुचाइव एक रशियन जियोग्राफर है, और सॉइल साइंस में सबसे ज़्यादा काम इन्होंने किया। उस क्षेत्र के बहुत बड़े विद्वान माने जाते हैं। जब हम लोग रशियन जियोग्राफी पढ़ रहे थे थॉट में, तो वहाँ पर भी इनके बारे में हम लोगों ने बात की थी। इनके बारे में इतना जानना सफिशियंट होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ब्रंश घाटी, रिफ्ट वैली के निर्माण की संपीड़नात्मक संकल्पना, ये इंपॉर्टेंट है बलार्ड की। जनरली तो रिफ्ट वैली को हम जानते हैं कि जब दो दिशाओं में बल लगता है, दो अलग अलग दिशाओं में, तो बीच का भाग धंस जाता है और रिफ्ट वैली का फॉर्मेशन होता है। लेकिन बलार्ड एक ऐसे विद्वान है जिन्होंने एक अलग बात बताई। इन्होंने बताया कि ऐसा नहीं होता। रिफ्ट वैली को इन्होंने संपीड़नात्मक बल से समझाने का प्रयास किया कि जब बल आमने सामने लगता है उस स्थिति में रिफ्ट वैली का फॉर्मेशन होता है। ये बलार्ड महोदय की संपीड़नात्मक संकल्पना है रिफ्ट वैली के निर्माण की। और भी विद्वानों ने संपीड़नात्मक संकल्पना को समर्थन दिया है, लेकिन उनमें सबसे इम्पोर्टेंट अगर किसी की संकल्पना है तो वो बलार्ड की है। संतुलन शब्द का सबसे पहले प्रयोग आइसोस्टेसिया आपने पढ़ा होगा, डटल महोदय ने किया था। आपने प्राट, एरी, इन लोगों के कॉन्सेप्ट पढ़े होंगे, भू संतुलन के सिद्धांत। तो वहीं से एक इम्पोर्टेंट फैक्ट मुझे मिला कि सबसे पहले संतुलन शब्द का अगर किसी विद्वान ने प्रयोग किया था तो वो डटल महोदय थे। उसके बाद फिर अलग अलग विद्वानों ने इस क्षेत्र में काम किया। सी फ्लोर स्प्लिटिंग, सागर नितल प्रसरण, सिंपल कॉन्सेप्ट है बिल्कुल, हैरी एस महोदय ने दिया। और जब मैं आपको ज्वालामुखी में दरारी उद्भेदन बता रहा था, तो वहाँ पर मैंने आपको बताया था कि जो हमारा अटलांटिक ओशन है, तो जो अफ्रीकन प्लेट है और यूरेशियन प्लेट, अफ्रीकन प्लेट, ये इधर जा रही है, और जो हम लोग की नॉर्थ और साउथ अमेरिकन प्लेट है वो दूसरी डायरेक्शन में जा रही है, और वहीं पर अंदर से दरारी उद्भेदन हो रहा है, और जो हमारा मध्य अटलांटिक कटक है उसका निर्माण हुआ है। तो बेसिकली जो हम लोगों का सी फ्लोर स्प्रेडिंग है, इसका मेन कॉन्सेप्ट यही है कि सागर नितल का प्रसार हो रहा है, और जो लैंड मास है वो दो विपरीत डायरेक्शन में उनका मूवमेंट हो रहा है। हैरी एस महोदय ने दिया 1960 में। फिर नंबर आता है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी का, एल्फ्रेड वेगनर 1915-20। हालांकि सिद्धांत इनका 12-13 में आ गया था, 1912-13 में, लेकिन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के चलते बात उस पर नहीं हो सकी। लेकिन ये सिद्धांत 1920 के आसपास जाके फेमस होता है। और इसके बाद आपने देखा होगा कि मैंने लिखा है, आप देख रहे हैं, एफ बी टेलर का कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी 1908।
तो सबसे पहले कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी अगर किसी ने दी, बात तो सबसे पहले एंटोनियो स्नाइडर ने की थी कि महाद्वीपों में प्रवाह होता है, लेकिन वो सिर्फ बात की थी, सिद्धांत नहीं दिया था। सिद्धांत दिया टेलर ने। उसके कुछ साल बाद 1908 में टेलर का आता है, यहाँ पे लिखा हुआ है। उसके बाद आता है वेगनर का। लेकिन समझने वाली बात यह है कि दोनों लोगों में डिफरेंस है। बात सेम क्या है, सेम एक चीज आपको मिलेगी, दोनों ही लोगों ने नॉर्थ में और वेस्ट में कॉन्टिनेंट में प्रवाह होता है, ये बात दोनों लोगों ने मानी है। एक उत्तर दिशा में प्रवाह होता है, एक पश्चिम दिशा में प्रवाह होता है। लेकिन प्रवाह क्यों होता है, इसके पीछे कौन कौन से बल लगते हैं, ये बात, इस चीज पे दोनों लोगों में डिफरेंस है। टेलर महोदय ने सबसे इंपॉर्टेंट चीज माना है मून को, चंद्रमा को। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोनों लोगों के बारे में। चंद्रमा को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया है टेलर महोदय ने। 41 लोथियन ग्रीन की टेट्राहेड्रल हाइपोथेसिस, ये बेसिकली महाद्वीपों के निर्माण से संबंधित तो नहीं है, ना ही महाद्वीपों के प्रवाह से संबंधित है, लेकिन इसमें महाद्वीपों और महासागरों के लोकेशन एक चतुष्फलक पे समझाने का प्रयास किया गया है। 1875 में सिद्धांत आया, काफी इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछा जाता है इसके बारे में। इसके पश्चात नंबर 42 सियाल सीमा निपेश स्वेस महोदय का। इसमें क्या है, ये बेसिकली अर्थ के इंटरनल स्ट्रक्चर से रिलेटेड है। आप क्रस्ट मेंटल कोर को जानते ही होंगे। क्रस्ट को हम लोग आउटर और इनर में बांटते हैं, फिर मेंटल को भी अपर मेंटल, लोअर मेंटल। क्रस्ट को हम लोग अपर क्रस्ट, लोअर क्रस्ट, मेंटल को हम लोग अपर मेंटल, लोअर मेंटल, और हम लोग कोर को आउटर कोर और इनर कोर में बांटते हैं। ये बेसिकली जो हम लोग का नया कॉन्सेप्ट है आंतरिक संरचना का, लेकिन पहले जो काफी फेमस था और अभी भी इसका भी इम्पोर्टेंस है, सियाल सीमा निफे। जो फर्स्ट लेयर है वो सियाल है, सेकंड लेयर सीमा है, सिलिका मैग्नीशियम, सिलिका एल्युमिनियम और निकेल और फेरस। तो ये 3 लेयर्स जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना में क्रमशः पाई जाती हैं, इसके बारे में बताया स्वेस महोदय ने। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। सियाल सीमा निफे सभी लोग पढ़े होंगे, लेकिन हो सकता है आपने ये ध्यान न दिया होगा कि किसने इस सिद्धांत को दिया था। एक सिद्धांत नहीं, एक विचार केवल है। तो इसके बारे में आप सिर्फ इतना जान लीजिए कि स्वेस महोदय ने इसके बारे में बात की थी, और जब हम लोग पृथ्वी की आंतरिक संरचना पढ़ेंगे तो वहां पे इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। 43 इंटर स्टेलर डस्ट हाइपोथेसिस, अंतर तारक धूल परिकल्पना। ये पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित है, ओटो श्मिड महोदय की। लेकिन सबसे जो सिद्धांत इसमें मान्य है वो जॉर्ज लेमेंटियर का बिग बैंग थ्योरी है, महाविस्फोट सिद्धांत। रसेल महोदय की द्वैतारक परिकल्पना। 45 बाइनरी स्टार हाइपोथेसिस बाय रसेल। ज्वारी परिकल्पना, जेम्स जीन्स व जेफरीज की। सबसे पहले जेम्स जीन्स ने इस सिद्धांत को दिया, फिर जेफरीज महोदय ने उसमें संशोधन किया, इसीलिए दोनों लोगों का नाम इससे जुड़ा हुआ है। और 47 चैम्बरलिन की ग्रहाणु परिकल्पना, चैम्बरलिन्स प्लेनेटेसिमल हाइपोथेसिस। इसके पश्चात 48 पे नेबुलर हाइपोथेसिस ऑफ लाप्लास, लाप्लास की न्यायिका परिकल्पना। और कांट की गैसियस हाइपोथेसिस, कांट की वायव्य राशि की परिकल्पना। 48 और 49 और कास्ते दफन 1749, पहला विद्वान जिसने 1749 में पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में एक तर्कपूर्ण सिद्धांत दिया। यद्यपि इनका सिद्धांत आपको जल्दी कहीं मिलेगा नहीं, लेकिन बातें सिर्फ इतनी बताई जाती हैं कि कास्ते दफन पहले विद्वान थे जिन्होंने 1749 में किस प्रकार पृथ्वी का निर्माण हुआ है इसके बारे में एक साइंटिफिक बातें बताई। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी पृथ्वी के निर्माण से रिलेटेड। बिग बैंग थ्योरी, इंटरस्टेलर डस्ट हाइपोथेसिस, बाइनरी स्टार हाइपोथेसिस, ज्वारी परिकल्पना, प्लैनेटेसिमल हाइपोथेसिस, ये दोनों गैसियस और नेबुलर। तो इतना देख लीजिएगा, कभी भी आ सकता है कि पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत कौन कौन से हैं, ये सारे हैं। यद्यपि इनमें बहुत डिटेल में आपको सबकी स्टडी नहीं करनी है। इसमें अगर मैं पर्सनली आपसे कहूँगा तो बिग बैंग थ्योरी एक बार देख लीजिएगा, हम लोग देखेंगे उसको जल्दी ही। बिग बैंग थ्योरी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में डिटेल में भी आपसे पूछा जा सकता है, जॉर्ज लेमेंटियर की है। लेकिन बाकी सारी उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। वर्तमान में मान्यता जिसे प्राप्त है वो बिग बैंग थ्योरी है। फ्रेंड्स, जो भी इंपॉर्टेंट है वो भी मैं आपको बता दे रहा हूँ, जो कम इंपॉर्टेंट है वो भी बता रहा हूँ, जिससे आप ये ना सोचे कि 100 कॉन्सेप्ट था तो 100 के 100 मुझे पढ़ने हैं, ऐसा नहीं है। आपको सारे के सारे नहीं पढ़ने होते, जो पढ़ना है अच्छे से वो मैं भी वो भी बताऊंगा। जो आपको इजीली लेना है, जिसके बारे में ज़्यादा व्याख्या नहीं करनी है, उसके बारे में भी यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग थोड़ी तेजी से आगे बढ़ेंगे क्योंकि हम लोग को भी
100 कॉन्सेप्ट देखना, अभी हम लोग आधा ही कवर कर पाए हैं। ठीक है। आधुनिक समुद्र विज्ञान का प्रणेता जॉन मरे, इनको जो हमारा मॉडर्न ओशनोग्राफी है उसका प्रणेता माना जाता है, जॉन मरे को, बहुत ही इंपॉर्टेंट ओशनोग्राफर। लुई अगासिज, अलेक्जेंडर अगासिज, इनके नाम सिर्फ आपको पढ़ने हैं, क्योंकि जब हम लोग ओशनोग्राफी के बारे में पढ़ेंगे बेसिक तो उसमें इनका नाम फिर से आएगा, लेकिन यहाँ पर सिर्फ आप इनके नामों से परिचित हो जाइए। लुई अगासिज और अलेक्जेंडर अगासिज, ये पिता पुत्र की जोड़ी है, और ये ओशनोग्राफी में लोगों ने बहुत कार्य किया है, काफ़ी फेमस दोनों लोग इंपॉर्टेंट जियोग्राफर हैं, और इनका जो फील्ड है वो है ओशनोग्राफी। अब चलिए हम लोग थोड़ा सा प्रवेश करते हैं क्लाइमेटोलॉजी के अंतर्गत। उसमें सबसे पहला कॉन्सेप्ट है टीजरेंस डी बोल्ट का समताप मंडल। स्ट्रेटोस्फीयर आप जानते होंगे कि स्ट्रेटोस्फीयर बेसिकली ट्रोपोस्फीयर के बाद जो हम लोग का दूसरा जोन होता है, स्ट्रेटोस्फीयर, फिर मेसोस्फीयर, फिर थर्मोस्फीयर होता है। स्ट्रेटोस्फीयर बेसिकली 12 से 50 किलोमीटर की हाइट है। इसमें टेम्परेचर में चेंज बिल्कुल ना के बराबर होता है, और इसका नामकरण किया टीजरेंस डी बोल्ट ने। हीट बजट 54, जीटी टिवार्थन, ओलिवर हिडोरे। इसमें आपको ज़्यादा कुछ नहीं समझना है, इसको मैंने सिर्फ यहाँ इसलिए लिख दिया क्योंकि जीटी टिवार्था ने परसेंटेज वाला हीट बजट बताया है और ओलिवर हिडोरे ने यूनिट सिस्टम में बताया है। तो बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं कि किसका पढ़ें किसका ना पढ़ें, दोनों इंपॉर्टेंट हैं, दोनों सही हैं। आपको जो उचित लगे वो आप पढ़ सकते हैं। पर्सनली मुझे जो अच्छा लगता है वो जीटी टिवार्था वाला लगता है, क्योंकि काफ़ी सरल है। अगर आपको ओलिवर हिडोरे का पढ़ना है तो आप उनका भी पढ़ सकते हैं। 55 स्टीफन बोल्ट्जमैन का लॉ ऑफ रेडिएशन, ये विकिरण के प्रवाह से संबंधित है, विकिरण के प्रवाह का एक नियम है, स्टीफन बोल्ट्जमैन का लॉ ऑफ रेडिएशन। इसके पश्चात 56 वेन का विस्थापन का नियम, ये बेसिकली यह बताने का प्रयास करता है कि जो विकिरण है, विकिरण में जो तरंग की लंबाई होगी, जो सोर्स जितना ज़्यादा गर्म होगा, विकिरण में जो तरंग की लंबाई उतनी छोटी होगी, ये बताने का प्रयास करता है। तो बेसिकली जो बोल्ट्जमैन वाला नियम है वो विकिरण के प्रवाह से संबंधित है, और जो वेन का नियम ये तरंग की लंबाई से संबंधित है। ठीक है, इसके बारे में सिर्फ आपको इतना जानना है। ज़्यादा डिटेल में ये यूजी में सिलेबस में भी नहीं है, ये पीजी के सिलेबस में आपको मिलेगा, हो सकता है कहीं यूजी में भी हो, बट जनरली पीजी के सिलेबस में मिलेगा। यूजीसी में भी इसे नहीं रखा गया है, लेकिन चूंकि आपको इंसुलेशन पढ़ना है और आपको क्लाइमेटोलॉजी में हीट बजट इत्यादि पढ़ना है, तो इसको भी देख लीजिए हल्का सा, बस थोड़ा इसके बारे में। ओल्ड क्लासिफिकेशन ऑफ जोन्स, जो हम शीतोष्ण कटिबंध, शीत कटिबंध, इस तरह का 5 कटिबंधों में बांटते हैं, उष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध, शीत कटिबंध। तो ये जो 5 हमारे जोन्स हैं, ये बेसिकली सुपन ने सबसे पहले, बहुत ही एक प्राचीन विचारक है, इन्होंने 5 कटिबंधों में बांटने का कार्य किया था। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट नहीं है, लेकिन सिर्फ आपको इसको एक बार समझना है, दिमाग में बैठा लेना है। 58 ये इंपॉर्टेंट है, जीजी कोरियोलिस, गैस्पर्ड गुस्ताव कोरियोलिस। जो विंड के डायरेक्शन में बदलाव हो जाता है, जब विंड नॉर्थ हेमिस्फीयर से साउथ हेमिस्फीयर में प्रवेश करती है, साउथ हेमिस्फीयर से नॉर्थ हेमिस्फीयर में प्रवेश करती है, तो इसके बारे में बताया है इन्होंने। और ये बेसिकली क्यों होता है, ये अर्थ की रोटेशन के कारण होता है। जब पृथ्वी घूमती है तो डिफ्लेक्शन फोर्स काम करता है, और जब हवा उत्तरी गोलार्ध में प्रवेश करती है तो अपने दाईं ओर घूम जाती है, दक्षिणी गोलार्ध में प्रवेश करती है तो अपने बाईं ओर घूम जाती है, आप जानते ही होंगे। इसे कोरियोलिस महोदय के नाम पे, जीजी कोरियोलिस महोदय के नाम पे, कोरियोलिस बल के नाम से जाना जाता है। फेरल का नियम और बायज-बायलेट का नियम भी इसी से संबंधित है, दोनों ही हवाओं के डायरेक्शन से संबंधित है। बस बायज-बायलेट के नियम में बायज-बायलेट ने जो अपना एक्सपीरियंस किया वो बताया है कि अगर आप हाथ खोल के, हाथ फैला के खड़े होंगे तो आपकी एक ओर प्रेशर की अलग स्थिति होगी, दूसरी ओर प्रेशर की अलग स्थिति होगी, और फेरल ने भी कुछ ऐसी बातें बताई हैं। तो नियम आप एक बार देख लीजिएगा, उसकी डिटेलिंग हम यहाँ पे नहीं करेंगे, उसकी व्याख्या। बस मैं इतना आपको हिंट दे रहा हूँ कि जो कोरियोलिस फोर्स है वो मेन कॉन्सेप्ट है, और ये जो बात के नियम है ये बेसिकली इसी से रिलेटेड है, इसी पर बेस्ड है। ओके, और इसके बाद कुछ मानसून की थ्योरीज हैं। थर्मल कॉन्सेप्ट हेली का, एरोलॉजिकल कॉन्सेप्ट शेरैक का, डायनामिक कॉन्सेप्ट फ्लॉन का, ईस्टर्ली जेट थ्योरी पी कोटेश्वरम, पी कृष्णा, और मोनेक्स थ्योरी रशियन और इंडियन साइंटिस्ट। इसमें अलग अलग मानसून के बारे में अगर आपको थोड़ा बेसिक समझना है, आप नहीं जानते हैं, तो एक बार हमारे जो करंट इश्यूज वाली प्लेलिस्ट है उसको चेक कर लीजिए, वहाँ मैंने मानसून के बारे में कुछ बेसिक बातें बताई हैं, और हम लोग आगे पढ़ेंगे मानसून को। यहाँ पर बस आप ये देखिए कि किस विद्वान ने कौन सी थ्योरी दी है। थर्मल कॉन्सेप्ट हेली महोदय ने दिया, एरोलॉजिकल शेरैक ने, डायनामिक कॉन्सेप्ट फ्लॉन का है, ईस्टर्ली जेट थ्योरी पी कोटेश्वरम और पी कृष्णा की, और जो मोनेक्स थ्योरी है ये रशियन और इंडियन साइंटिस्ट लोगों ने मिलकर दी है।
वाकर सर्कुलेशन 66 जीटी वाकर के नाम पे इसका नामकरण किया गया और ये बेसिकली जो हम लोग का प्रशांत महासागर है उसमें वायुदाब की स्थितियों में परिवर्तन होता है, उसी को जीटी वाकर महोदय के नाम पे वाकर सर्कुलेशन नाम दिया गया है। वायुदाब की जब स्थितियों में परिवर्तन होता है तो विंड की डायरेक्शन में परिवर्तन होता है, वायु की स्थितियों में परिवर्तन होता है और एक वायु का एक सर्कुलेशन वहाँ देखने को मिलता है, एयर का एक सर्कुलेशन देखने को मिलता है जिससे हम लोग वाकर सर्कुलेशन कहते हैं। और ये है क्या, वायुदाब में परिवर्तन कहाँ पे, पैसिफिक ओशन में, पूर्व पैसिफिक ओशन और पश्चिमी पैसिफिक ओशन, पूर्व प्रशांत महासागर और पश्चिमी प्रशांत महासागर दोनों में जब एयर प्रेशर की कंडीशंस बदलती हैं तो इस प्रकार का वाकर सर्कुलेशन हमें देखने को मिलता है और ये जीटी वाकर के नाम पे इसका नामकरण किया गया है। वर्षण का मेघ अस्थिरता सिद्धांत, बर्जरान फिंडिसन, कोलिजन थ्योरी ऑफ प्रेसिपिटेशन, जब दो बूंदें टकराती हैं उनकी क्या कहते हैं, उनका शेप बड़ा हो जाता है और वो ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की ओर आती हैं और सिंपल प्रेसिपिटेशन को समझाने का प्रयास किया गया कोलिजन थ्योरी में। 69 ध्रुवीय वातावरण सिद्धांत बर्कनीश का, ये जो हमारा टेम्परेट साइक्लोन है उससे संबंधित है। फिट्जरॉय एक ऐसे विद्वान है जिन्होंने सबसे पहले यह बताया कि जो दो विपरीत स्वभाव वाली जब वायु राशियां मिलती हैं तो फ्रंट का निर्माण होता है। ये सभी आप जानते होंगे फ्रंट को, तो उसके बारे में सबसे पहले बताया था फिट्जरॉय ने और ध्रुवीय वातावरण सिद्धांत दिया था टेम्परेट साइक्लोन का बर्कनीश ने। डायनामिक थ्योरी फिट्जरॉय और नेपियर शॉ, ये भी किससे रिलेटेड है, 1881 का सिद्धांत है, ये रिलेटेड है टेम्परेट साइक्लोन से। इसके बारे में आपको डिटेलिंग बिल्कुल नहीं करनी क्योंकि ये सिद्धांत आपको जल्दी कहीं मिलेगा नहीं, क्योंकि वर्तमान समय में जो सिद्धांत फेमस है, जो मान्य है, वो ध्रुवीय वातावरण सिद्धांत है बर्कनीश का और वही हम लोग जनरली पढ़ते भी हैं बुक्स में, हम लोग जल्दी पढ़ेंगे उसको, लेकिन यहाँ पे सिर्फ आपको इतना समझना है कि ये सिद्धांत भी दिया गया था। फिर उसके आगे बढ़ते हैं हम लोग। व्लादिमीर कोपेन का क्लाइमेट का क्लासिफिकेशन क्लाइमेट रीजन्स 1918 में दिया, फिर 36 में, पहले तो 1918 में दिया, फिर संशोधन किया गया उसमें, फिर 1936 में भी उन्होंने दिया। इसमें इन्होंने टेम्परेचर, रेनफॉल, वेजिटेशन को आधार माना है। ठीक है। 73 थॉर्नवेट और थॉर्नवेट महोदय का क्लासिफिकेशन 1931 में दिया, फिर 33 में दिया संशोधन करके और फिर 48 में दिया उसमें संशोधन करके। ये भी इम्पोर्टेंट क्लासिफिकेशन है, इसके बारे में डिटेल में हम लोग बिल्कुल नहीं जा रहे हैं क्योंकि हम लोग इस समय सिर्फ इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स देख रहे हैं। जीटीटी वार्ता का भी क्लासिफिकेशन है क्लाइमेट का, इसमें इन्होंने ABCDE 5 भागों में बांटा है क्लाइमेट को। इन तीनों में सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो कोपेन का है। सिंपल मैं आपको बता दे रहा हूँ, कोपेन वाला इम्पोर्टेंट है, बाकी ये दोनों जल्दी नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन आपको कम से कम इतना पता होना जरूरी है कि इन लोगों ने भी इस क्षेत्र में अपना विचार दे रखा है। अब हम लोग कुछ चीजें देख लेते हैं इन्वायरमेंटल जियोग्राफी की। इकोसिस्टम वर्ल्ड का सबसे पहले यूज A.G. टांसली 1935, इकोलॉजी का सबसे पहले प्रयोग इकोलॉजी शब्द का अर्नेस्ट हेकल 1869, डार्विन का ओरिजिन ऑफ स्पीसीज 1859, इसमें इन्होंने प्राकृतिक चयन के बारे में बताया गया, नेचुरल सिलेक्शन के बारे में बताया है। और ओरिजिन ऑफ स्पीसीज सभी लोग जानते होंगे। कैटास्ट्रोफिज्म, विध्वंसवाद, ये अब हम लोग फिर से थोड़ा जियोमॉर्फोलॉजी की ओर शिफ्ट हो रहे हैं। कुछ चीजें जियोमॉर्फोलॉजी की जो मुझसे छूट गई थी वो फिर से मैं ऐड कर रहा हूँ कि जॉर्ज क्यूवियर एकरूपतावाद के पहले जो सिद्धांत प्रचलित था जिसमें यह बताया गया था कि जो भी हमें देखने को मिलता है इस समय लैंडफॉर्म्स वो एक विध्वंस से बने हैं, सभी के सभी लैंडफॉर्म्स, ये जॉर्ज क्यूवियर का विध्वंसवाद है। आकार मिति विश्लेषण, R.E. हॉर्टन महोदय ने इसकी स्टार्टिंग करी। आकार मिति विश्लेषण बेसिकली ड्रेनेज बेसिन का जब हम टेक्सचर, बाइफर्केशन रेशियो, लेंथ रेशियो निकालते हैं, यही होता है आकार मिति विश्लेषण। मतलब एक प्रकार के एक नदी के बेसिन की हम मैथमेटिकल स्टडी करते हैं। हो सकता है आपने पीजी में पढ़ा हो, पोस्ट ग्रेजुएशन में या प्रैक्टिकल में पढ़ा होगा। तो इसकी स्टार्टिंग 1945 में की हॉर्टन महोदय ने। और इंडिया में इसको फेमस करने का काम किया प्रोफेसर R.L. सिंह, जो R.L. सिंह ने 1967 में, जो कि BHU बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से संबंधित थे। इसके पश्चात अब हम लोग आते हैं 81 स्पेशल स्केल। कितने बड़े एरिया की हम स्टडी करेंगे जियोग्राफी में। फेनेमन ने सबसे पहले फिजियोग्राफिक रीजन का कॉन्सेप्ट दिया 1914 में, ये बहुत ही बड़ा क्षेत्र था। फिर इसके बाद हॉर्टन ने ड्रेनेज बेसिन का कॉन्सेप्ट दिया, उससे छोटे एरिया की बात की कि इसकी हम स्टडी करेंगे। 1945 में आया ड्रेनेज बेसिन का कॉन्सेप्ट।
फ्रेंड्स यहाँ पे हम थोड़ा स्पीड में अब चलेंगे क्योंकि ये सारी चीज़ें यूजीसी के सिलेबस में डायरेक्टली नहीं है, कभी पूछी जा सकती हैं साइड में कहीं पर। तो इसके बारे में सिर्फ आपको देखना है कि ये कॉन्सेप्ट किसने दिया है, बिल्कुल भी ज़्यादा इसमें समझना नहीं है आपको। तो वही जो हम देख रहे थे कि फेनमन ने फिजियोग्राफिक रीजन का कॉन्सेप्ट दिया 1914 में, फिर ड्रेनेज बेसिन का कॉन्सेप्ट आता है हॉर्टन का, फिर स्पेशल स्केल का कॉन्सेप्ट में सबसे छोटे एरिया लगभग 1 किलोमीटर या उससे थोड़े बड़े एरिया की स्टडी करने की बात की जेएफ जेलर्ट ने। इन्होंने मॉर्फोटॉप्स या मॉर्फोफेजिस का कॉन्सेप्ट दिया 1982 में। मतलब आप देखिए स्केल छोटा होता जा रहा है। फिजियोग्राफिक रीजन सबसे बड़ा इलाका एरिया था, उससे छोटा ड्रेनेज बेसिन और उससे छोटा मॉर्फोटॉप्स या मॉर्फोफेजिस बाय जेएफ जेलर्ट। टेम्पोरल स्केल में सबसे ज़्यादा काम किया शूमवॉलिटी महोदय ने, शूमलिटी 1965। समय मापक, इसके पश्चात किंग का इरोजन साइकिल आप देख रहे हैं। इसके बारे में आपको सिर्फ इतना समझना है कि इन्होंने साउथ अफ्रीका की स्टडी के आधार पे अपना इरोजन साइकिल दिया। यद्यपि फेमस तो दो ही लोगों का है, पिंक और डेविस का, लेकिन किंग का भी सिद्धांत है, उसको भी आप इतना समझ लीजिए कि किंग ने अपना एक सिद्धांत दिया था। जीटी हैक ने डायनामिक इक्विलिब्रियम मॉडल अपना प्रस्तुत किया। मेरी मुरीसावा ने प्लेट टेक्टोनिक के आधार पे विवर्तन भूआकृतिक मॉडल प्रस्तुत किया 1975 में। इनका इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसके पहले किसी ने भी अपने अपवर्तन के सिद्धांत में प्लेट विवर्तनिकी को आधार नहीं बनाया था, लेकिन मेरी मुरीसावा ने प्लेट टेक्टोनिक को बेस बनाते हुए अपना साइकिल प्रस्तुत किया। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए इनका मॉडल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पामक्विस्ट का सम्मिश्र मॉडल, पामक्विस्ट महोदय का, इन्होंने डेविस, पेंक और हैक के मॉडलों को मिला के अपना एक मॉडल प्रस्तुत किया जिसे हम सम्मिश्र मॉडल के नाम से जानते हैं, रॉबर्ट सी पामक्विस्ट महोदय ने। एपिसोडिक इरोजन थ्योरी, खंडकालिक अपवर्तन सिद्धांत प्रस्तुत किया शूम ने। इसके पश्चात आकारजनक प्रदेश या आकार जलवायु प्रदेश का कॉन्सेप्ट प्रस्तुत किया पेल्टियर ने। बेसिकली ये क्या होता है, एक विशेष प्रकार की जलवायु में एक विशेष प्रकार का लैंडफॉर्म का फॉर्मेशन होता है, इसके बारे में पेल्टियर महोदय ने इसकी जानकारी दी, इसके बारे में बताया। इसके पश्चात प्लेट शब्द टूजो विल्सन ने दिया है, मैकेंजी पार्कर ने 1967 में इसके प्लेटों के संचलन के बारे में बताया। मॉर्गन और ली पिचोन ने 1968 में प्लेटों का नामकरण किया, अलग अलग प्लेटों के बारे में बताया। तो बेसिकली प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में इतनी चीज़ें पर्याप्त हैं। और प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी एक ऐसी थ्योरी जो कि किसी एक विद्वान की नहीं है, बहुत सारे विद्वानों ने इसमें काम किया है, जैसे टूजो विल्सन, मैकेंजी पार्कर, मॉर्गन और ली पिचोन ने। इसके बाद रेडियो एक्टिविटी थ्योरी ऑफ जॉली, ये मुझसे छूट गई थी, ये पर्वत निर्माण का एक सिद्धांत है। रेडियो एक्टिविटी सिद्धांत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि जॉली ने रेडियो एक्टिविटी थ्योरी प्रस्तुत की थी पर्वत निर्माण से संबंधित। जलवायु एकरूपतावाद का कॉन्सेप्ट, किंग महोदय का, एक निश्चित प्रकार की जलवायु में एक निश्चित प्रकार के लैंडफॉर्म्स का फॉर्मेशन होता है, इसे जलवायु एकरूपतावाद के रूप में समझाने का प्रयास किया किंग महोदय ने। और इसके बाद का ये वाला कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, एयर मास, वी बर्कनीज और जे बर्कनीज और वी बर्कनीज, ये पिता पुत्र की जोड़ी, इन्होंने सबसे पहले वायु राशियों के बारे में बताया, कॉन्सेप्ट दिया वायु राशि का। और 95 जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो है रेले प्रकीर्णन, रेले स्कैटरिंग। लॉर्ड रेले महोदय ने प्रकीर्णन को समझा, इसे हम रेले प्रकीर्णन या रेले स्कैटरिंग के नाम से भी जानते हैं। फ्रेंड्स, ये कुछ चीज़ें मुझसे जियोमॉर्फोलॉजी की और क्लाइमेटोलॉजी की मिस हो गई थी, तो उसको मैंने बाद में ऐड किया है। सेंटीग्रेड का सबसे पहले यूज़ करना शुरू किया 1641 में डूक्रेस्ट ने। 97 शुष्क प्रदेशों में अपवर्तन चक्र के बारे में बताया सबसे पहले डेविस ने 1905 में। चादरी बाढ़ सिद्धांत मैगी ने दिया, लासन का सिद्धांत और पार्श्विक अपवर्तन सिद्धांत। ये जो सिद्धांत हैं, ये सारे के सारे सिद्धांत किससे रिलेटेड हैं, ये पेडिमेंट क्या होता है, बेसिकली आपने पढ़ा होगा कि पर्वतीय क्षेत्र और जो मैदानी क्षेत्र होता है, ये हम लोग पढ़ेंगे जब हम लोग प्लेया बजादा पेडिमेंट वाले लैंडफॉर्म्स पढ़ेंगे। वहाँ पर पर्वतीय क्षेत्र और जो हम लोग का बेसिन वाला इलाका होता है, घाटी वाला इलाका, उसके बीच वाला जो एरिया होता है, जो इन दोनों को जोड़ने का काम करता है, इसे ही कहा जाता है पेडिमेंट। और इसी पेडिमेंट के फॉर्मेशन से रिलेटेड ये थ्योरीज हैं, चादरी बाढ़ सिद्धांत मैगी का, लॉसन का सिद्धांत जिसमें पेडिमेंट का निर्माण पर्वताग्र के पीछे हटने से होता है, ऐसा बताया गया है, और पार्श्विक अपवर्तन सिद्धांत गिलबर्ट, पेज, बर्की, मोरिस और ब्लैक वेल्डर का है।
तो फ्रेंड्स, इस प्रकार हम लोगों ने जो भी हमारे 100 कॉन्सेप्ट्स, थ्योरीज इत्यादि थी, वो अध्याय हम लोग का यहाँ पर पूर्ण होता है। हम लोगों ने अच्छी तरीके से उसको देख लिया, समझ लिया, और इसमें सभी के सभी उतने इम्पोर्टेंट नहीं है, ये मैंने बताने के दौरान भी आपको बताया था, और इस चैप्टर के एंड में भी बता दे रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग सोचेंगे कि ये तो काफ़ी टफ है, रटना पड़ेगा। तो जो इम्पोर्टेंट नहीं है उसको लेके परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन उसको भी एक बार आप देख लीजिएगा, उसको बिल्कुल मत छोड़िएगा। और जो इम्पोर्टेंट है, अब इन 100 में से आप मान के चलिए कि कम से कम 65 से 70 तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट वाली चीज़ें हैं। एग्जाम्पल के लिए डार्विन का अवतरण सिद्धांत, बहुत ही फेमस, पिंक, डेविस, टूजो विल्सन का हॉटस्पॉट, ये हम लोगों ने आज बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट्स देखे हैं। तो जो इम्पोर्टेंट हैं उनको तो देखिए, जो कम इम्पोर्टेंट है उनको भी देख लीजिए, अच्छे से इन कॉन्सेप्ट्स की नोट्स प्रिपेयर कर लीजिए। और फिलहाल इस अध्याय में इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, एंड हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।